मालती जोशी जी की एक कहानी सुना रही हूँ। समापन। नहाकर निकली ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। गाउन पर तौलिए को दुपट्टे की तरह डालकर बिंदु ने दरवाजा खोला। मिश्रा अंकल थे। कब आई बिटिया? अभी बाजार से लौटा तो देखा ताला नहीं है, सोचा पूछता चलूं। खाना वाना खा लिया? अभी कहाँ अंकल, अभी तो नहाकर निकली हूँ। ये समझ लीजिए हफ्ते भर का इकट्ठा नहाई हूँ। अब फुर्सत से खाना बनाऊंगी। बनाऊंगी क्यों? वहीं चलो, दो कौर हमारे साथ खा लेना। बिंदु ने मना नहीं किया। खाना बनाने का जरा भी उत्साह नहीं था। वह तो आज का दिन चाय ब्रेड पर ही गुजारने का सोच रही थी। अंकल ने उबार लिया। वे आंटी को खबर करने घर चले गए। बिंदु ने किसी तरह भीगे बालों को तरतीब दी, सूट पहना और ताला डालकर पड़ोस में जा बैठी। खाना तैयार ही था। खाना खाते हुए वह हुलस हुलस कर अपनी दक्षिण यात्रा के बारे में सुनाती रही। नौकरी करते हुए उसे 12 साल हो चले थे, पर अब तक कभी एलटीसी का लाभ नहीं ले सकी थी। माँ बाबूजी को छोड़कर कहाँ जाती? पिछले साल बाबूजी नहीं रहे। माँ भी बड़े भैया के पास चली गई। अब जाकर उसे खुलकर सांस लेने का मौका मिला था। उसने खूब एंजॉय किया था। बोलते बोलते वह अचानक रुक गई। उसने अनुभव किया कि अंकल आंटी उसे सुन भर रहे हैं, वह भी बेमन से। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। उसे संकोच हो आया। वातावरण में उसने एक अदृश्य तनाव महसूस किया। फिर खाने से भी मन हट गया। हाथ धोते हुए बोली, अब घर जाकर तनकर सोऊंगी, इतना थक गई हूँ। आंटी आप नहीं खिलाती तो मैं भूखी ही सो जाती। आंटी के रहते भूखी सो जाती? वाह, आंटी ने उलाहना दिया। अच्छा थोड़ी देर बैठ, तो जरूरी काम है। इलायची मुंह में डालकर वह सोफे पर पसर गई। अंकल एक कागज लेकर आए। जानता हूँ बेटे, तुम बहुत थक गई हो, पर यह दिखाना भी तो जरूरी था। वह उठ बैठी। कांपते हाथों से उसने कागज हाथ में थाम लिया। टेलीग्राम था। उसका मन धक से रह गया। टेलीफोन के इस युग में यह टेलीग्राम क्यों? खोल कर देखा। मदर एक्सपायर्ड, राकेश। बहुत देर तक वे अक्षर उसके आसपास चक्कर काटते रहे। दोनों हथेलियों में सिर डालकर वह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। रुलाई गले तक आ रही थी, पर उसे जैसे बाहर जाने की राहत नहीं मिल रही थी। आंटी उसके पास बैठकर धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरती रही। दोनों पति पत्नी समझ रहे थे कि इस समय शब्द भी मानी है। यह खबर कब आई? बड़ी देर बाद उसने संयत स्वर से पूछा। तार तो कल सुबह मिला है, पर इससे पहले वे शायद तुम्हें फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। फोन बज रहा था। जब नो रिप्लाई होता रहा, तब जाकर उन लोगों ने तार दिया है। मैं तुरंत भागा भागा तुम्हारे मैनेजर के पास पहुंचा, पर वे बोले अब खबर करना बेकार है। वैसे भी तुम लोग सुबह पहुंच रहे हो। डबडबाई आंखों से उसने देखा और कहा, इस बार मन हुआ था कि माँ के पास ही हो आऊं, पर मेरे जाते ही वह शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाती थी। भैया भाभी को बहुत बुरा लगता था। अभी बाबूजी की बरसी पर गई थी, यही हुआ। दरअसल उन्हें यहाँ से भेजना ही गलत था। यहाँ रहती तो 2-4 साल और जी लेती। मैंने नहीं भेजा आंटी, जिद करके गई हैं। बोली तेरी चौकीदारी करते करते मेरी उम्र निकल गई है। बेटे बहुओं का सुख कब देखूंगी? पोते पोतियों का लाड़ दुलार कब करूंगी? बड़े हुलास से गई थी यहाँ से। साल भर में ही उनका मोह भंग हो गया। अभी 2 महीना पहले तो बाबूजी की बरसी हुई है। अब इन्होंने भी बिस्तर गोल कर दिया। इतने साल यहाँ थी तो खूब भली चंगी थी, कभी कुछ नहीं हुआ। साल भर में ही यह क्या हो गया?
आप देखती हैं ना आंटी, तो पहचान भी न पाती, सूख कर काटा हो गई थी। वह तो होना ही था। एक तो बाबूजी का दुख, दूसरे घर वालों का व्यवहार। अंकल, बाबूजी का दुख ही सबसे बड़ा था। वे थे तो उन्हें पल भर की फुर्सत नहीं थी। वे चले गए तो जैसे एकदम खाली हो गई। अब उनका अकेलापन बांटने के लिए मैं कितने दिन घर बैठती। नौकरी पर तो जाना ही था। बस मुझ पर गुस्सा हो जाती थी, कहती, तुमने बाबूजी के आखिरी समय में बेटों को नहीं बुलाया। क्या पता मुझे भी मरते समय उनका मुंह नहीं देखने दोगी। तुम तो मेरे बेटों के पास पहुंचा दो। बताइए अंकल, अब मुझे क्या पता था कि यह बाबूजी का आखिरी समय होगा। इससे पहले जब जब भैया लोगों को बुलाया, वे मुझी पर बिगड़ पड़े थे। कहते, तुम्हें क्या है, बस फोन खड़का दिया। कितना पैसा, कितनी छुट्टी बर्बाद होती है, कुछ पता भी है? अब उनके आने का तक बाबूजी ठीक हो जाते थे। यह मेरा दोष थोड़े ही है। पर बाबूजी के ठीक होने पर खुश होने के बजाय वे अपने ही पैसों का, छुट्टियों का रोना लेकर बैठ जाते थे। अस्थमा के पेशेंट के साथ यही होता है। सांस उखड़ती है तो लगता है पता नहीं अगली सांस आएगी भी कि नहीं। एक बार तो राकेश मुझसे भी उलझ गया था। मैंने साफ कह दे दिया था कि बेटा, यह मामला अब इस लड़की के बस का नहीं है। बेचारी घबरा जाती है। इससे अच्छा है अब तुम लोग माँ बाप को अपने पास रखो। अंकल, यह बात तो मैंने भी कई बार कही थी, पर मुकेश भैया ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे कि मेरा घर बहुत छोटा है, वहां 2 एक्स्ट्रा पलंग लगाने की जगह नहीं है, ना ही मेरे पास नौकर चाकरों की सुविधा है। बड़े भैया से कहो, उनके पास बंगला भी है, काम करने वाले भी हैं। तो बम्बई वाले क्या अपने माँ बाप को समुद्र में फेंक देते हैं? वही तो। बड़े भैया और भी महान। बोले, मैं दोनों में से किसी एक को ले जाऊंगा। मेरी बीवी नौकरी करती है, 2 को नहीं संभाल सकती। नौकरी तुम नहीं करती क्या? पर मेरे बच्चे जो नहीं हैं। मेरे पास तो फुर्सत ही फुर्सत है। बहन की शादी भी नहीं करेंगे, ऊपर से बच्चों का ताना देंगे। आंटी ने भी तृष्णा से मुंह बिचका दिया। आंटी, माँ तो खुद बाबूजी का पूरा काम संभालती थी। मैंने कहा भी कि भाभी को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, पर वे नहीं माने। फिर मैंने ही मना कर दिया। कह दिया कि जैसे होगा संभाल लूंगी, अब आपको कष्ट नहीं दूंगी। इस उम्र में दोनों को एक दूसरे से अलग करना पाप मुझसे नहीं होगा। थोड़ी देर कमरे में सन्नाटा रहा, फिर बिंदु एकाएक खड़ी हुई। अंकल, अभी आपने मोहल्ले में किसी को बताया तो नहीं है ना? नहीं। क्यों? पता चलेगा तो लोग एक एक करके मातम पुरसी पर आने लगेंगे। मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। रात में फिर गाड़ी पर चढ़ना है। किसी को भेजकर मेरे लिए लखनऊ का एक टिकट मंगवा सकेंगे प्लीज? वापस लौटी तो घर ऐसे भाएं भाएं कर उठा मानो माँ की अर्थी अभी अभी यहाँ से उठी हो। इतनी देर तक रात से रोकी हुई रुलाई एकदम बांध तोड़कर फूट पड़ी। बिस्तर पर औंधी गिरकर वह देर तक सुबकती रही। कुछ देर तक रो लेने के बाद वह कुछ प्रकृति हुई, पर मन थोड़ा हल्का हो गया। उसे लगा कि यह रुलाई तो उसके गले में साल भर से या कि 14 महीनों से अटकी पड़ी थी। बाबूजी की मृत्यु के बाद तो रोने का भी समय नहीं मिला था। एक बार तो बार बार पछाड़ खाती माँ को संभालना था। फिर भाइयों को, नाते रिश्तेदारों को खबर करनी थी। उन लोगों के आने तक अंत्येष्टि की पूरी तैयारी करनी थी। भाइयों के आने के बाद भी वह चैन से कहाँ बैठ पाई। घर उसका था, व्यवस्था का दायित्व उसी का था। किसी ने उसकी उम्र का विचार नहीं किया। किसी ने यह नहीं सोचा कि बाबूजी उनके पिता भी थे। पिछले 12 सालों से वही उनकी सेवा से टहल कर रही थी। किसी ने उसका दुख नहीं जाना। किसी ने आंसू नहीं पूछे। किसी ने उसकी पीठ पर सांत्वना का हाथ नहीं फेरा। उल्टे सब लोग अपना ही रोना लेकर बैठ गए थे। दोनों भाभियां सूजे हुए चेहरे लेकर ही आई थी। बड़ी भाभी को मलाल था कि वे छोटी बहन की शादी में शिरकत नहीं कर पाएंगी। यूं तो अभी चातुर्मास चल रहा था, पर नियोजित वर को यूएसए जाना था, इसीलिए जल्दी में मुहूर्त निकालना पड़ा। क्या पता था कि बाबूजी भी अभी ही मुहूर्त निकालेंगे।
बड़ी भाभी तो अपने बच्चों को मामा के यहाँ छोड़कर आ गई थी। पढ़ाई भी होती रहेगी और शादी भी इंजॉय कर लेंगे। पर छोटी भाभी के बच्चे तो अभी छोटे थे, उन्हें साथ लाना पड़ा था। और वे कुड़कुड़ा रही थी कि उनकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। छोटे भैया भुनभुना रहे थे कि दुनिया चांद पर जा रही है और हम लोग अभी तक 13 दिनों वाला राग अलाप रहे हैं। इतने दिनों में कोई घात लगाकर घर साफ कर जाएगा तो जिंदगी भर रोते रह जाएंगे। छुट्टियां बर्बाद हो रही हैं सो अलग। बार बार पूछ रहे थे कि क्या मेरा रुकना जरूरी है। आखिर तंग आकर मिश्रा अंकल ने कह ही डाला, बेटा तुम्हारे बाप मरे हैं, ठीक समझो तो रुको, नहीं तो जाने वाले को कौन रोक सका है। बड़े भैया अपना अलग राग आलाप रहे थे। बार बार ऐलान कर रहे थे कि इन ढकोसलों में मेरा विश्वास नहीं है। 5 ब्राह्मणों को खिलाओ और छुट्टी करो। छोटे भैया का तर्क था कि मरे हुए आदमी पर इस तरह पैसा लुटाने में क्या तुक है। जब 2-3 बार में ये जुमला बोल चुके तो बिंदु ने कह ही डाला, उनके जिंदा रहते तो तुमने कुछ किया नहीं, पर अब मरे पर ही कर दो। इस बात पर अच्छा खासा महाभारत हो गया था और छोटे भैया भाभी जाने वाले दिन तक मुंह फुलाए बैठे रहे थे। घर उसका था, इसीलिए रसोई घर से लेकर पानी के टैंकर तक का सारा इंतजाम उसी के जिम्मे था। कपड़े बर्तन के लिए मेहरी लगवाना, खाना बनाने के लिए मिसरानी ढूंढना, मेहमानों को टिकाने के लिए घर ठीक करना, टेंट हाउस से बिस्तर और बर्तन मंगवाना, सब जैसे उसी के काम थे। उसके कर्तव्यों की सूची बहुत लंबी थी, पर निर्णय का एक भी अधिकार उसके पास नहीं था। मृत्यु के बाद के अनुष्ठानों में उसकी भी बहुत आस्था नहीं थी। बस उसे यही लग रहा था कि जो कुछ करना है ढंग से किया जाए। पंडितों के लिए जो सामान आया था वह बहुत ही घटिया था। खाने का मेन्यू भी बहुत साधारण सा था। आमिन आमंत्रितों की लिस्ट में इतनी काट छांट की गई थी कि उसे तो रोना आ गया था। माँ बार बार कहती रह गई कि कम से कम मोहल्ले वालों को तो बुला लो। बाबूजी पर सबकी बहुत श्रद्धा थी। हारी बीमारी में यही लोग दौड़ दौड़ कर आते थे। आधी रात को भी आवाज दो तो 10 लोग हाजिर हो जाते थे। पर बड़े भैया ने उनकी एक नहीं सुने। बोले, यह कोई खुशी का मौका है जो पूरी बस्ती को दावत दूंगा। तुम्हारे रिश्तेदार ही 100 हैं और वो उस 100 हैं उसके ऊपर से, और इससे ज्यादा तो मेरा बूता नहीं है। बेचारी माँ मन महसूस कर रह गई। मंगल श्राद्ध के बाद जब सब लोग अपने अपने ठिकानों पर लौट गए, बिंदु को पहली बार बाबूजी की मृत्यु का एहसास हुआ। 12 साल में बिछा उनका पलंग उठ गया था। अलमारी पर एक पूरा खंड उनकी दवाइयों से भरा रहता था। वह जगह अब खाली थी। दीवार पर लटका दवाइयों का चार्ट भी निकाल दिया गया था। उनका स्टूल, वहां पर पानी का जग, चश्मा, गीता और रामचरितमानस का गुटका सब गायब थे। उन परिचित चीजों के बिना कमरा भाएं भाएं कर रहा था। उस दिन केवल माँ का ख्याल करके वह अपनी रुलाई बड़ी मुश्किल से रोक पाई थी। जानती थी कि अगर माँ बिखर गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब तक वह घर में रही, माँ को मजबूती से थामे रही। पर छुट्टी भी आखिर कितनी ले सकती थी। एक ना एक दिन तो नौकरी पर जाना ही था। उसके बाद माँ के लिए वह सूनापन, वह अकेलापन, वह खालीपन असह्य हो गया उठा। वे बेहद चिड़चिड़ी हो गई और उनका सारा गुस्सा बिंदु पर ही उतरता रहा। उन्होंने लखनऊ जाने की रट लगा दी थी। उनकी जिद के आगे हार मानकर एक दिन वह उन्हें लखनऊ पहुंचा आई। उसे मालूम था कि बहुत गर्मजोशी से उसका स्वागत नहीं होगा, पर इतने ठंडेपन की भी उसने कल्पना नहीं की थी। भैया ने स्टेशन पर ही उल्हाना दिया, एकदम चल पड़ती हो, कम से कम पहले इंटीमेट तो कर दिया करो। इंटीमेट किया तो था, नहीं तो आप स्टेशन पर कैसे आते। मेरा मतलब है थोड़ा पहले बताना चाहिए। एकदम आ जाने से घर का सेटअप डिस्टर्ब हो जाता है। भाभी भी बहुत खुश नजर नहीं आई। आंखें नचाकर बोली, मतलब बिंदु रानी अब अकेली रहेंगी। उनकी वाणी से ऐसा ध्वनित हो रहा था मानो बिंदु रानी सत्य प्राप्त आजादी का कोई गलत फायदा उठाने वाली हैं। इसके बावजूद भी माँ अगर वहां खुश रहती तो वह उस अपमान को पी जाती। पर 2 बार वहां जाना हुआ, दोनों बार माँ ने शिकायतों का ढेर लगा दिया। उसने सोच लिया था कि जब उसका मन अच्छे से भर जाएगा वह माँ को ले आएगी,
ताकि दोबारा जाने का नाम न ले। पर अफसोस माँ ने उतनी प्रतीक्षा ही नहीं की। शाम होते होते उसके घर पर मिलने वालों का तांता लग गया। हर कोई सांत्वना देने को आतुर, मदद देने को तत्पर। इसी बीच वाजपेयी जी का सचिन उसके लिए टिकट ले आया था। गोयल दंपति उसे जबरदस्ती 5,000 पकड़ा गए थे। बोले टूर से आई हो, पर्स जरूर खाली हुआ, चुपचाप रख लो। सक्सेना जी की नंदिता ने उसका बैग जमा दिया था। माथुर साहब उसे स्टेशन छोड़ने आए थे। साथ में 2-4 लोग और भी थे। इस आत्मिक विदाई के बाद जब वह लखनऊ पहुंची तो वहां का वातावरण एकदम विपरीत था। माँ की अंत्येष्टि के 6 दिन बाद वह पहुंची थी। यद्यपि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था, पर सबके तानों ने उसे छलनी कर दिया। उसे माँ पर इतना गुस्सा आ रहा था, जीवन में पहली बार थोड़ी मौज मस्ती की थी। माँ से वह भी देखा नहीं गया। उसका मन एकदम विरक्त हो गया। लगा कि इन लोगों से जो भी नाता था माँ बाबूजी के कारण था, अब वे उसके कोई नहीं। पूरे घर में एक भी कंधा ऐसा नहीं था जिस पर सिर रखकर वह आंसू बहा सकती। उसे लगा इससे ज्यादा अपने तो वे लोग थे जिन्हें वह पीछे भोपाल में छोड़ आई है। खून के रिश्ते भी आजकल कितने सतही हो गए हैं। उसके बाद बिंदु मात्र एक तटस्थ दर्शक बनकर सब कुछ देखती रही। घर में जो कुछ भी हो रहा था वह कहीं से भी उसे स्पर्श नहीं कर रहा था। तेहरी की तैयारी बड़े धूमधाम से हो रही थी। कार्ड छापे गए थे, धर्मशाला ठीक कर ली गई थी, क्योंकि निमंत्रितों की संख्या 1,000 के ऊपर पहुंच गई थी। 11 ब्राह्मणों की टोली बुलाई गई थी और उनके लिए बेशकीमती सामान जुटाया गया था। भाभी ऐसे हुलास से सबको दिखा रही थी मानो बेटी का दहेज दिखा रही है। सर्वत्र राकेश बाबूजी की जय जयकार हो रही थी और मुकेश भैया का खून सूख रहा था। बोले आधा पैसा मेरा भी लगा है, पर मजाल है जो भैया ने किसी से भी जिक्र किया हो। फिर बेचारे खुद ही सबसे कहते फिरे, मैंने तो 25,000 लाकर भैया को हाथ में दे दिए थे, कहा कि आप बड़े हो, जो हो ठीक से कर लो। उनकी व्यग्रता देखकर दया भी आ रही थी और हंसी भी। कार्यक्रम के बाद बड़े भैया ने बड़ी ठसक से पूछा, सब ठीक ठाक हो गया न? उससे रहा नहीं गया। बोली आपका तो इन चीजों में विश्वास नहीं था ना? विश्वास तो मेरा अब भी नहीं है, पर माँ का तो था। बाबूजी के समय कुछ ठीक से नहीं हो पाया, इसीलिए वे जरा उदास थी। इसीलिए इस बार हाथ जरा खुला छोड़ दिया। माताराम खुश हो जाएंगी। बिंदु का मन हुआ कि कहे, उनके सामने करते तो कोई बात थी। तुमने तो बाबूजी की तेहरी में भी हाथ खींच लिया, बरसी भी जैसे तैसे निपटा दी। अब उनके खुश होने का क्या है? यह तो मन को समझाना भर है। पर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ कहने सुनने की इच्छा ही मर गई थी। जिस दिन उसे निकलना था उस दिन भाभी ने बड़े नाटके ढंग से उसे एक प्लास्टिक की डिब्बिया पकड़ाई। लो भाई, ये अपनी माँ की अमानत संभालो। उसने खोलकर देखा, माँ की अंगूठी और कर्णफूल थे। अपना कहने को माँ के पास यही कुछ बचा था। बाकी जो कुछ था बेटों की पढ़ाई और बहुओं के चढ़ावे में निकल गया था। माँ एकदम निष्कांचन हो गई थी। बिंदु को अब जरा भी सुविधा हुई, सबसे पहले उसने माँ के हाथ की 4 चूड़ियां और चेन बनवाई। बेटी की कमाई धारण करते हुए माँ का मन बहुत रोया था। बार बार कहती रही, मेरे मरने के बाद तुम ही इसे पहनना, किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। माँ को क्या पता था कि भाभी उन चीजों का जिक्र भी गोल कर जाएंगी। उसने वितृष्णा से वे चीजें लौटा दी। रख लो भाभी, मैं क्या करूंगी इनका। अरे वाह, माँ की यादगार निशानी है, इन्हें कोई लौटाता है। भाभी, मैं तो हमेशा से माँ बाबूजी के पास रही हूँ। पिछले 12 साल से तो मैं ही उन्हें देख रही थी। मेरे पास उनकी अच्छी बुरी सैकड़ों यादें हैं। उन्हें याद रखने के लिए इन निर्जीव चीजों की जरूरत नहीं है, बल्कि आप दोनों इन चीजों को माँ के बाकी गहनों के साथ अपनी बहू बेटियों में बांट देना। समझ लेना, उनकी दादी का आशीर्वाद है यह। इसके बाद उसे लगा कि वह एकदम हल्की हो गई है। उसने यह आखिरी बंध भी तोड़ दिया है। वह एकदम बंध मुक्त हो गई है।